welcome to VSC classes. Myself Simran Khan, and today we are going to study a new topic, that is breathing and exchange of gases. बच्चों अभी तक हमने डाइजेशन सारा का सारा कंप्लीट किया, एक एक चीज़ पढ़ी उसमें. अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने बताया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमारी बॉडी में ब्रीदिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और उसके साथ साथ क्या उसके गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट टू आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी टू एनवायरनमेंट, कैसे एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है बच्चों, देखिए जब हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन अराइज करेगा, व्हाट इज ब्रीदिंग. भाई ब्रीदिंग और एक वर्ड और होता है रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये दो वर्ड्स हैं. हम लोग कभी कभी लगता है ये सिमिलर वर्ड्स हैं. आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, मतलब आप छोटे से ही पढ़ रहे हो कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, डेफिनेशन होती है, उसको रट लेते हो और वो कॉपी में कट पेस्ट प्रिंट करके लिखाते हो, है ना. ऐसे ही करते हैं सब. ब्रीदिंग लर्न कर लिया, रट लिया और उसको लिखा है, और रेस्पिरेशन लिख लिया, मतलब लर्न कर लिया, उसको लिखा है. ठीक है, डिट्टो जो भी डेफिनेशन है पूरा का पूरा वही लिखते थे. लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है. क्लियर, यहाँ हम क्लियर करेंगे कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है. सबसे पहले हम आते हैं ब्रीदिंग पे. बेटा बच्चों सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोले तो ब्रीदिंग क्या है, इनहेल करना और एक्सहेल करना. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब जो भी गैस है, कुछ भी एनीथिंग विच वी आर टेकिंग इन दैट इज इनहेलेशन, एनीथिंग विच वी आर टेकिंग आउट दैट इज एक्सहेलेशन. क्या बोला मैंने, breathing is something which is inhalation and exhalation. Breathing is something which is inhalation and exhalation. समझ आ रहा है क्या बताई मैं. इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, एक्सहेलेशन मतलब एक्सहेल करना. इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर लेना. इतना समझ आया, बस इसी का मतलब है ब्रीदिंग. मतलब हमने ब्रीदिंग में क्या किया, इनहेल किया, किसी चीज़ को इनहेल किया मतलब अंदर लिया, और एक्सहेल किया मतलब बाहर निकाला. अब हम उन गैस के बारे में बात करेंगे जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं. इनहेल और एक्सहेल करते हैं. ठीक है, उन गैसेस के बारे में बात करेंगे जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं. सबसे पहले हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. एनिमल फिजियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमको सबसे पहले एनिमल्स के बारे में ही पढ़ना है. मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं हम. तो बच्चों इसमें इनहेलेशन क्या होगा, ऑक्सीजन. भाई हम सब ऑक्सीजन ही तो लेते हैं. क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ही तो लेते हैं. और एक्सहेल क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. मैम ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं, क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, ऐसा कुछ. इनहेलेशन क्या करते हैं, एक्सहेलेशन क्या करते हैं. तो बच्चों अगर छोटे बच्चे जानते हैं तो आप लोग भी जान लो, आप लोग बड़े हो गए हो कि ब्रीदिंग क्या है. ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिनोमेना व्हिच इज लाइक टेकिंग इन ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज इनहेलेशन, एंड एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ एयर, दैट इज एक्सहेलेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं. दिस इज ऑल ब्रीदिंग. समझ आया, इतना ही था ब्रीदिंग में, इसके अलावा ब्रीदिंग में कुछ नहीं है. समझ आ रहा है. अब उन्होंने बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस. भाई गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, हमने ले तो ली सांस अंदर, अब वो सांस जो ऑक्सीजन है वो जा कहाँ रही है, किससे साथ ट्रांसपोर्ट कर रही है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है. ठीक है, इन सब के बारे में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे. इसके साथ साथ बेटा एक बात और जान लो, हम ये क्यों कर रहे हैं. द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी आर डूइंग दिस. ब्रीदिंग है तो वो क्यों कर रहे हैं. भाई थोड़ी देर के लिए अपनी नोस्ट्रिल्स बंद कर लो,
क्या होगा? हवा बिगड़ जाएगी, तुरंत लगेगा कि हाँ मुझे ऑक्सीजन मिल जाए। क्यों? वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? तो बेटा समवेयर ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होना चाहिए। ऑब्वियसली फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर लिविंग। अब लिविंग के लिए कैसे मैम? देखो बेटा, एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, आपने पढ़ी होगी। एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? कैन यू एन आंसर? भाई डेफिनेशन नहीं चाहिए, डेफिनेशन नहीं चाहिए, जल्दी बताओ क्या होता है रेस्पिरेशन। देखो मैं बताती हूँ बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना जिससे, जो हमने पढ़ा था ना डाइजेशन में, ग्लूकोज टूट रहे थे, क्या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था? मतलब सुक्रोज था और ग्लैक्टोज था और मनोज, ये सारी चीज़ें थी, ये शुगर्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, फैट थे, उनका ब्रेकडाउन हो रहा था। तो ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिल रहा था? ग्लूकोज मिल रहा था। ग्लूकोज मतलब एनर्जी मिल रही थी। लो हमने लिख लिया, ग्लूकोज मिल रहा था, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज मिल रहा था। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होना। वो ग्लूकोज बन तो गया हमारी बॉडी में, हम लोगों ने पढ़ा था फूड क्यों खा रहे हैं हम फूड खा रहे हैं एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी मिल जाए। लेकिन वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा उसको बताने के लिए बच्चों हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराता है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन कराएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और फिर वो कन्वर्ट होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। भाई इस रिएक्शन से तो आप बहुत ज़्यादा वाकिफ होगे, ये तो आपको पता ही होगी ना, बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई रिएक्शन है, कितने बार बहुत टाइम पढ़ी है। तो भाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हेल्प करेगा इसके ब्रेकडाउन में, ऑक्सीडेशन में, और वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एनर्जी किसके फॉर्म में है बेटा? एटीपी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों इसके फॉर्म में क्या है? एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा, और वही एनर्जी हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? भाई हमने क्या बताया था कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, हर जगह एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे कि हम खाना खाते हैं तो एनर्जी के थ्रू ही खा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ या इंटरनल एक्टिविटीज़ कुछ भी हो रही हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारी की सारी ग्लूकोज की हेल्प से, सारी की सारी एनर्जी की हेल्प से हो रही हैं। किसकी हेल्प से? जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है उसके हेल्प से हो रही हैं। समझ आया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग से क्या है? हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है किसमें? कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा इसमें, और फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा। इतना समझ आया? एटीपी बन गया है, एनर्जी बन गई। इवन आपको ये भी पता होगा कि हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े बेटा। रेस्पिरेशन देखो तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक बच्चा एनएरोबिक होगा, एक होगा एरोबिक। आप प्लांट फिजियोलॉजी में एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। आज हमको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एनारोबिक भी होता है, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ एरोबिक के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लो। एनारोबिक में एन लगा है तो समझो नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। भाई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए एनारोबिक बोलते हैं इसको। इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। आया समझ? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस एनारोबिक एरोबिक में ये हुआ। इसके बाद बेटा
लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। भाई ये एनारोबिक है बेटा, तो ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है कुछ, ये इनवर्टिब्रेट में होता है, ये वर्टिब्रेट्स में मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म में होगा। आप इनवर्टिब्रेट्स में देखोगे जैसे कि कुछ इनवर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट एरोबिक में भी इनवर्टिब्रेट में होता है, लेकिन बेटा कुछ इनवर्टिब्रेट जैसे कि आप देखोगे लिवर फ्लूक, प्लानेरिया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसको साइड में हटा दो, एनारोबिक को साइड में हटा दो, हम चलते हैं एरोबिक की तरफ। एरोबिक हमको पढ़ना है, ठीक है। अभी एक चीज़ और पढ़ोगे आप, मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होना, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारा एनारोबिक प्रोसेस होती है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम अपने पार्ट पे आते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम आते हैं। बच्चों इसमें हमको 3 से 4 चीज़ें पढ़नी है, इस चैप्टर में हमको 3 से 4 चीज़ें पढ़नी है। सुनो क्या क्या पढ़ना है। पहली बात हमको पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके साथ साथ हमको कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पढ़ना है। हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है। भाई ब्रीदिंग कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ हमको ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पढ़ना है। और पढ़ना है हमको एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और पढ़ना है हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और पढ़ना है हमको रेगुलेशन, और कुछ डिसऑर्डर्स। रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, ठीक है बेटा। ये 5 से 7 चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो एनिमल वो एनिमल किंगडम में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है। ब्रीदिंग में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सी मसल्स हैं जो यूज़ कर रही हैं, ब्रीदिंग का काम कर रही हैं, ब्रीथ करने के काम कर रही है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस, फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, वो कर्व पढ़ेंगे। और फिर कुछ डिसऑर्डर्स जो कुछ डिजीज़ हो जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ दिस, लंग्स में जो भी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। आगे बढ़ें, हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हम आते हैं अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। बच्चों आप सबने पढ़ा होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लंग्स है। भाई लंग्स ही तो करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ एयर बोलते हैं ना, लंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एयर। देखो एक बात और सुन लो, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जैसे कि ब्रैंकियल, ठीक है, और क्यूटिनेशियस, क्यूटिनेशियस मतलब स्किन से रेस्पायर करे, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, जो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। और जो मैंने ब्रैंकियल बताया, ब्रैंकियल मतलब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होना, है ना। यही सब हैं
रेस्पिरेशन के टाइप, मतलब पल्मोनरी बता दिया, ब्रैंकियल बता दिया, ब्रैंकियल मतलब गिल से रेस्पायर करते हैं कुछ फिशेस वगैरह, है ना, और कुछ लंग्स से करेंगे तो पल्मोनरी हो जाएगा, क्यूटिनेशियस मतलब स्किन से करेंगे, तो दीज आर ऑल रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी होता है ना, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन हो जिन भी एनिमल्स में, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं क्या, रेस्पिरेशन के पार्ट। अब हम आते हैं लौट के वापस अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा मेन हमने क्या बताया कि लंग्स से क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन होता है लंग्स के थ्रू, लंग्स में एल्वियोलाइज होते हैं जो हेल्प करते हैं क्या, लंग्स से डिफ्यूजन करने में। तो लंग्स के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये बात करेंगे कि इनका पैसेज क्या है, मतलब एयर अगर नोज से अंदर जाती है तो कहाँ कहाँ होते हुए जाती है, तब जाके लंग्स में पहुँचती है ना। हमने डाइजेशन में क्या किया था, माउथ के अंदर गए थे हम, अंदर जाके एलिमेंट्री कैनाल में घुसे, स्टमक में देखा, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ऐसे ही पढ़ा था हमने। इसी तरह से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखेंगे कि गैसेस कहाँ से होते हुए लंग्स तक पहुँचती हैं, ठीक है, कहाँ से होते हुए लंग्स तक पहुँचती हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन का, अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से और गौर से पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो पैसेज है ना, नॉर्मली बच्चों को लर्न नहीं होता है, सर दर्द हो जाता है कि यार मैम ये क्या क्या चीज़ें दी हैं जो हमको लर्न ही नहीं हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें दी हैं जो हमको लर्न ही नहीं हो रही हैं। हम एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चलेंगे क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको साथ में लेके चलते चलते हम बाकी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलो तो अब पैसेज देखो बेटा, ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो होगा एक्सचेंज, दैट इज एक तो होगा कंडक्शन जोन, जो कंडक्ट कर रहा होगा, और एक होगा एक्सचेंज जोन जो गैसेस का एक्सचेंज कराएगा। एक तो होगा कंडक्शन जोन और एक होगा एक्सचेंज जोन। दो जोन्स होते हैं बेटा, आया समझ। एक तो होगा कंडक्शन जोन और एक होगा एक्सचेंज जोन। कंडक्शन जोन जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आएगा एक्सटर्नल नेल्स। एक्सटर्नल नेल्स क्या है, जो आउटसाइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो नोज, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल नोज। पहले समझ लो कि कैसा कंडक्शन है, फिर उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला देखो हमने पढ़ा एक्सटर्नल नेल्स, सबसे पहले एक्सटर्नल नेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सटर्नल नेल्स के बाद क्या होगा, एक चीज सुन लो, नीनो गर्ल लर्न कर लो। क्या लर्न कर लो, सुनो अच्छे से, नीनो गर्ल, याद रहेगा, NINO, नीनो, नैनो भी पढ़ सकते हो, NI ई नहीं लगाना, आई लगा देना, NINO, नीनो, नाइनो, नीनो, जो भी आपको पढ़ना। गर्ल, GL, गर्ल का G और L, क्लियर, लिखते जाओ। सबसे पहले एक्सटर्नल नेल्स आप याद रखोगे, ये तो आप याद रखना कि बाहर वाली नेल्स है। N, पहला N है, 1 सेकेंड, हाँ, पहला N है, N स्टैंड फॉर नेजाल चैम्बर, याद रहेगा। एक्सटर्नल नेल्स याद रखना, एक्सटर्नल नेल्स मतलब बाहर वाली नोज। उसके बाद एक्सटर्नल नेल्स क्या है, दो है ना, ठीक है, यहाँ से एयर अंदर जा रही है। सबसे पहले N स्टैंड फॉर नेजाल चैम्बर, चैम्बर के बाद क्या आएगा, इंटरनल नेल्स, I फॉर इंटरनल नेल्स, फिर आएगा N, N से याद रखना नेजोफेरिंग्स, N हो गया, अब आया O, लिख दो ओरोफेरिंग्स, आया समझ में।
आ गया जी, जी स्टैंड फॉर ग्लॉटिस, ब्रैकेट में एपिग्लॉटिस भी लिख लेना, पढ़ते समय काम आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, जी के बाद एल है, एल में क्या आ जाएगा, लेरिंग्स। याद रखना फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है, ठीक है। क्या पढ़ा, नीनो जीएल, ऐसे लर्न हो जाएगा। ये भी कंडक्शन जोन चल रहा है, जिससे कंडक्ट हो रही है, एक्सचेंज जोन नहीं आया, अभी कंडक्शन जोन है। क्या है, एक्सटर्नल नेल्स, नेजाल चैम्बर्स, इंटरनल नेल्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ग्लॉटिस और लेरिंग्स, ऐसे नीनो गर्ल करके लर्न कर लो। इसके बाद जो पार्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद आएगा ट्रैकिया, ठीक है। एल तक तो लर्न करा, एल के बाद टी याद रखो कि हाँ ट्रैकिया आना है। ट्रैकिया के बाद आ जाएगा बी, यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हो, टी बी क्यूब, कंप्लीट क्यूब नहीं है बेटा, एक सेकेंड, हाँ कैसे लर्न कर सकते हो, ऐसे लर्न कर सकते हो, टी बी क्यूब। ट्रैकिया है और 3 बी आ रहे हैं, 3 बी कौन कौन से, सबसे पहले आएगा प्राइमरी ब्रोंकस, फिर आएगा सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर आएगा टर्सरी ब्रोंकस। बताया ना, टीबीक्यू हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस। इसके बाद आएगा ब्रोंकियोल्स, कौन सा ब्रोंकियोल आएगा, देखो पल्मोनरी ब्रोंकियोल, याद रखना कौन सा ब्रोंकियोल है, पल्मोनरी ब्रोंकियोल। इसके बाद आएगा टर्माइनल ब्रोंकियोल, कैसे लर्न करेंगे, पीटी, पीटी होती है ना, पीटी करना, तो पीटी। भाई देखो जैसे मैं बता रही वैसे लर्न कर लो, या आपको जैसे लर्न करना हो, जैसे लर्न हो जाए वैसे कर लेना। भाई मुझे तो ये आसान लग रहा था तो मैंने ये आपको बता दिया। क्या करा, नीनो गर्ल, ठीक है, फिर टीवीक्यू लिख दो, फिर पीटी, पीटी पल्मोनरी और टर्माइनल क्या है, ब्रोंकियोल्स हैं ये दोनों, ठीक है। इसके बाद ब्रोंकियोल्स में आ जाओ, कौन से ब्रोंकियोल आएंगे, अब आएंगे, एक सेकेंड, अब ये वाले पार्ट से बहुत अच्छे से याद रखना, क्या, रा, रा ऐसे करके, आर ए, या फिर आर ए क्यूब भी कर सकते हो, मैं तो रा करके लर्न कर लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ टीवी क्यू था, वहाँ ए आर क्यू है, आर ए क्यू है, ठीक है। देखो अब क्या आएगा, टर्माइनल के बाद कौन से ब्रोंकियल आएंगे, अब आएंगे पल्मोनरी, टर्माइनल और यहाँ आएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आएंगे। इसके बाद आएगा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई, सॉरी एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या आएगा, एट्रिया, फिर आएगा एल्वियोलाई और एल्वियोलर सेक। आया समझ, इतनी बड़ी टेबल है भाई। अब लर्न कैसे करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने लर्न कराने की पूरी कोशिश कर दी है कि कैसे क्या है। देखो बेटा सबसे पहले एक बात सुन लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है, लेकिन आप सुनते जाओ। इसको लर्न कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले कंडक्शन जोन, बेटा कंडक्शन जोन यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, टर्माइनल ब्रोंकियोल तक जाएगी, दिस इज कंडक्शन जोन, याद रहेगा। कंडक्शन जोन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नेल्स एंड इट टर्मिनेट एट टर्माइनल ब्रोंकियोल्स and the exchange zone stands from Ra, that is respiratory bronchioles to alveoli, ठीक है। लास्ट क्या है, alveoli।
इनके सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ पढ़ लेंगे। अभी ये सुन लो, हमने क्या बताया कंडक्शन जोन में सबसे पहले एक्सटर्नल नेल्स, याद रखना एक्सटर्नली प्रेजेंट है 2। इसके बाद नीनो गर्ल, N फॉर नेजल चैम्बर, I फॉर इंटरनल नेल्स, N फॉर नेजोफेरिंक्स, O फॉर ओरोफेरिंक्स, G फॉर ग्लॉटिस दैट इज एपिग्लॉटिस, L लेरिंग्स। फिर उसके बाद TB क्यों करोगे, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस। है बहुत आसान अगर दिमाग लगा लिया जाए, और नहीं लर्न हो रहा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस। उसके बाद PT, पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स और टर्माइनल। पल्मोनरी मतलब पहला वाला, टर्माइनल मतलब लास्ट वाला, ऐसे करके लर्न कर लो। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट आ जाएगी, डक्ट के बाद एट्रिया आएगा, एट्रिया के बाद क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, सेक के बाद एल्वियोलाई आ जाएंगे। एल्वियोलाई इनरमोस्ट जो लंग्स में खुलते हैं, पूरे लंग्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। समझ में आया, सेक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वहीं एल्वियोलाई होंगे। इतना समझ आया। ये पूरे स्ट्रक्चर था कंडक्शन का, कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ कहाँ से एयर पास करती है, कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से एक्सटर्नल नेयर से पास करते करते कहाँ जाएगी, सीधे एल्वियोलाई तक जाएगी। एल्वियोलाई से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। क्लियर, इतना समझ आया बच्चों? ये ध्यान रखना, इतना तो कंडक्शन जोन है। कंडक्शन जोन में भी ये जो ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा, ट्रैकिया से लेके जो टर्माइनल ब्रोंकियोल तक वाला पार्ट है, ट्रैकिया से लेके टर्माइनल ब्रोंकियोल वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट जो है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होगा, और इसमें कार्टिलेजिनस रिंग होंगी। क्या होंगी, कार्टिलेजिनस रिंग, मतलब इस टाइप का अरेंज होगा ट्रैकिया में, इस फॉर्म में ये अरेंज करता है। ठीक है बेटा, इस फॉर्म में ये कार्टिलेजिनस रिंग के फॉर्म में ये अरेंज करता है। ये एक्सचेंज जोन है, तो ये याद रखना, पूछ लेंगे एक्सचेंज जोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कब से क्या होगा, सर लाइन से दे देते हैं, तो ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, इतना समझ आया? एनी डाउट, जल्दी बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो, अभी बता दो, बाद में तो क्लियर हो नहीं पाएगा, है ना, बाद में डाउट क्लियर हो ही नहीं पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डाउट आए तुरंत सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बात कभी आते ही नहीं, कल कभी आते ही नहीं, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है इससे, रेस्पिरेशन से ये वाला पैसेज वाला क्वेश्चन आ ही जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, और बच्चे गलत कराते हैं, कभी आगे पीछे कुछ लिख देंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ? बच्चे छोड़ देते हैं इसको, लर्न नहीं करते हैं, लेकिन इस पैसेज को लर्न करने का आई डोंट थिंक सो कि ये तरीका अच्छा नहीं है, बहुत आसानी से लर्न करता है। नीनो गर्ल करके लर्न कर लो, टीवी क्यू कर लो, फिर पीटी, मतलब आधे आधे हिस्से में करोगे तो लर्न हो जाएगा। आप इकट्ठा सब कुछ लर्न करना चाहो तो नहीं हो पाएगा, है ना। टर्माइनल ब्रोंकियोल तक क्या होते हैं, ये कंडक्शन जोन होता है और ये एक्सचेंज जोन होता है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है ये भी देख लो। देखो क्या है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी पढ़ाया उसी से लिंक्ड है ये। देखो, as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to drive energy to perform various activities। मतलब क्या पढ़ा हमने, क्या बताया, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रही है ब्रेक डाउन करने के लिए, किसके ब्रेक डाउन के लिए, ग्लूकोज के, अमाइनो एसिड पढ़े थे ना, ग्लूकोज बन रहा था, अमाइनो एसिड बन रहे थे, फैटी एसिड बन रहे थे, इनका ब्रेक डाउन होगा तभी तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी ना। तो बोल रहे हैं ना, टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए, काम करने के लिए। मैंने बोला था ना, खाना खाना, घूमना फिरना, जो भी पढ़ना लिखना चीजें हैं वो एनर्जी के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, इनडायरेक्टली यूज हो रही है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। इसी को मैं रेस्पिरेशन बताया। देखो विच इज हार्म, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है वो भी रिलीज होगी। हमने आपको रिएक्शन बताई, कैटाबॉलिक रिएक्शन बताई, तो क्या है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है वो भी रिलीज हो रही है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2
प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट, मतलब O2 जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बन रही, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो ज़रूरी है कि वो क्या है, एक्सचेंज होती रहे। ऑब्वियसली CO2 जो बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्मफुल गैस है हमारे लिए, वो रिलीज आउट, इट शुड बी रिलीज्ड आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, देखो एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेयर CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यही एक्सचेंज O2 और CO2 का क्या बोलते हैं, इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और इसे हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन किसको बताया मैंने, रेस्पिरेशन इसको बताया, और ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लियर हुआ। अब क्या है लास्ट में वो देते हैं, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप फील करोगे कि चेस्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज लाइक अप एंड डाउन क्या है, यू नो दैट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग की वजह से आप सांस ले रहे हैं। टेक इट, इनहेल करो, एक्सहेल करो, है ना, तो इट इज मूविंग अप एंड डाउन ना, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। समझ आया, ये पूरे एनसीईआरटी के पैराग्राफ है, इसको रीड कर लो, एनसीईआरटी से ही लाइन आ जाती है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी भी डाल दी इसके अंदर। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ बच्चों?